तो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या रोल है उनका। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करेंगे, इन्वेस्टर इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में बात की थी। अभी क्या क्या फैक्टर हैं उसमें हेल्पफुल करते हैं, ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, और वी कैन से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हम इनका क्लासिफाइड करेंगे इनको डिफरेंट वेज पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अब भी रॉ मटेरियल क्या यूज होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेस पे हम क्लासिफाइड करेंगे। इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो जैसे मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर में और रिसोर्स वाले चैप्टर में आपको बताया था, अभी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले में, अभी वहां पर हम रिसोर्स को क्लासिफाइड करते हैं। अभी किस बेस पे आपसे पूछा गया है, यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना कि भी किस बेस पे आपको इंडस्ट्री को क्लासिफाइड करना है, लेकिन किस बेस पे। यहाँ पर अगर बात करें रॉ मटेरियल की तो हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और सेकंड है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड, इनके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। एग्रो बेस्ड यानी कि जिस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। और मिनरल वेस्ट जिनको रॉ मटेरियल कहां से मिलता है, मिनरल्स से। ये मिनरल बेस्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कॉटन, जूट, शुगर, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा, यानी कि जिस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहां से मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। अब मिनरल्स की बात करें हम तो आयरन ओर, एल्यूमिनियम, स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है एक्सेट्रा, यानी कि जो किस पर डिपेंड है, मिनरल्स पे डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, मिनरल्स पे डिपेंड है, तो उसको हम बोलेंगे मिनरल बेस्ड। और जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है तो उसको हम बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। किस बेसिस पे हमने क्लासिफाइड किया इसको, रॉ मटेरियल के बेस पे। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री on the basis of their main role। क्या रोल प्ले करते हैं, इसके बेस पे हम क्लासिफाइड करेंगे। इसमें क्या आता है, बेसिक इंडस्ट्री, और सेकंड आता है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। तो बेसिक इंडस्ट्री में हमने
इसका एक एग्जांपल हम देते हैं, तो बेसिक इंडस्ट्री में आता है आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील। अब आयरन एंड स्टील को हमने बेसिक इंडस्ट्री क्यों बोला है? क्योंकि ये फर्दर हेल्प इन फर्दर मैन्युफैक्चरिंग, हेल्प इन फर्दर मैन्युफैक्चरिंग। कैसे? अब कोई भी इंडस्ट्री आप ओपन करो, कहीं भी आप इन्वेस्ट करो, तो उसमें आप आयरन एंड स्टील का यूज करोगे, आयरन एंड स्टील का यूज करोगे। आपने अब चाहे स्कूल ओपन करना है या कोई भी बिल्डिंग बनानी है, तो उसमें आयरन एंड स्टील का यूज तो होगा ही होगा। उसके साथ जो भी इंडस्ट्री में टूल्स, भाई मशीनें वगैरह बनेंगी, वो भी किससे बनती है, उसमें किसका यूज होता है? आयरन एंड स्टील का। इसलिए इनको क्या बोला गया है? बेसिक इंडस्ट्री। बेस है ये एक तरीके से। इनके बिना यानी कि फर्दर मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनके बिना फर्दर मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री का मतलब क्या है? यहां पर वो गुड प्रोड्यूस होते हैं जो डायरेक्टली गुड्स दैट डायरेक्टली सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स। जो गुड ह्यूमन बीइंग की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इंडस्ट्री या कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, अगर इसमें एग्जांपल की हम बात करें तो कोई भी जो आप, जिसमें आप क्लॉथ को भी शामिल कर लोगे, जिसमें आप खाने पीने की चीजें, जैसे कोई भी है, जैसे टूथपेस्ट की मैं बात करूं या कोई और, जो हम हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है, वो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में आ जाएगा। इसमें फूड मटेरियल भी आ जाएंगे एक्सेट्रा। ये किस बेस पे? अगर ये कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करते हैं। और इसको बेसिक क्यों बोला गया है? अगर भी कोई भी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है, उसमें भी उसको आपको वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीनों का यूज करना पड़ेगा। और वो मशीनों में कौन सा मटेरियल यूज होता है? आयरन एंड स्टील। इसलिए इसको क्या बोला गया है? बेसिक इंडस्ट्रीज को बोला गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं आप। Classification of industry on the basis of investment. On the basis of investment, यानी कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितना। इसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सेकंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड थर्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, अब इसमें आप देखो
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि हम किस बेस पे क्लासिफाइड करें, इन्वेस्टमेंट के, यानी कि पैसा कितना यूज हुआ उसमें। अगर 1 करोड़ तक पैसा यूज होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, कितना तक, 1 करोड़ तक, तो वो किस इंडस्ट्री के दायरे में आएगा, स्मॉल स्केल। ठीक है, और इसको कंट्रोल कौन करेगा, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसके दायरे में आएंगे, ये सिडबी के कंट्रोल में आएंगे। कहां तक इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ तक। अब मीडियम स्केल में क्या है, मीडियम स्केल में जब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में हो तो वो किस दायरे में आएगा, वो मीडियम स्केल इंडस्ट्री के दायरे में आएगा। 1 करोड़ से 5 करोड़। और जब इन्वेस्टमेंट हमारी, जब इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ऊपर हो तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएगा। तो 1 करोड़ तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, 1 से 5 करोड़ तक मीडियम स्केल इंडस्ट्री, और 5 करोड़ प्लस लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब इन दोनों को, यहां पर तो मैंने बोला अभी इनको कौन कंट्रोल करता है, सिडबी, स्मॉल। मैं इसका डेफिनेशन आपसे लिखता हूं यहां पर, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका काम क्या होगा, अभी जैसी ये छोटी मोटी इंडस्ट्री है, इनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करना है। इनको जब रिक्वायरमेंट हो पैसे की, वो लोन वगैरह इनको मिले, तरह तरह की राहत इनको मिले, टैक्स रिफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, तो इस बेस पे ये इसका मेन रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, इनको बढ़ावा देना। क्यों, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग की उससे स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो रूरल एरिया में भी ओपन होती हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और वो पॉवर्टी से बाहर आएंगे। ठीक है, जैसे हमने भाई मैन्युफैक्चरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है उसमें हमने डिस्कस किया था। तो ये कौन करता है, सिडबी। अब जो मीडियम स्केल और लार्ज स्केल को कंट्रोल कौन करता है, इनको कंट्रोल करता है IDBI। कौन करता है, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये मीडियम स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है, इनकी फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काम करते हैं ये। ठीक है, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले, हमारा GDP ग्रो करे। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात की है भी, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से के तक हो। लेकिन कुछ स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री भी हैं, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री। देखो, इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे जो छोटे मोटे काम लोग करते हैं, जो अपने घरों में भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं, वो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री के दायरे में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो आपने भी किस बेस पे आपसे क्लासिफिकेशन पूछी गई है, उस चीज पे आपने ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। on the basis of ownership।
भाई किसका अधिकार है, इसके बेस पे। तो इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव। ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव। इसमें हम देखते हैं, देखो पब्लिक सेक्टर यानी कि ये डायरेक्टली किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। गवर्नमेंट वर्क फॉर सोशल वेलफेयर, सामाजिक भलाई के लिए काम करती है। ये जितने भी पब्लिक सेक्टर है इसमें किसी इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं होता। किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो ये इस तरीके की ये शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया, इनकी आपको फुल फॉर्म याद करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में 1 मार्क्स क्वेश्चन में इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडियन रेलवे, भाई किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ये सब किस में आएंगे, पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज में आएंगे। अब प्राइवेट, इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है अगर इनका कंट्रोल या तो किसी इंडिविजुअल के पास है, या तो किसी इंडिविजुअल के पास है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या तो किसी एक व्यक्ति के पास है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के इनका अधिकार है। अब ये किसके लिए काम करते हैं, इनका मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इनका मेन अभी प्राइवेट किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है। एग्जाम्पल अगर हम इसमें बात करें तो टाटा, रिलायंस और भी जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो पब्लिक सेक्टर इसमें कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट वर्क फॉर सोशल वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर इसमें कंट्रोल किसका है, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसमें इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्लियर है। नेक्स्ट है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर में पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ज्वाइंट सेक्टर। अब एक प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट का कंट्रोल है किसी फर्म पर और उसका शेयर वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच देती है, और शेयर जैसे मान ले 51% गवर्नमेंट का कंट्रोल है, 49% शेयर उसने बेच दिए हैं। तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट भी काम कर रही है और प्राइवेट भी काम कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ज्वाइंट सेक्टर। इसका एग्जाम्पल की बात करें हम तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है ऑयल इंडिया लिमिटेड। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो हमारे इधर पेट्रोल डीजल का जो हर राज्य में, हर जैसे यूनियन टेरिटरी में उसकी सेलिंग होती है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये किस सेक्टर में आएगा, ज्वाइंट सेक्टर में। क्लियर है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव। अब कोऑपरेटिव, इसमें से एक क्वेश्चन आता है भाई, जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं कि भाई इंडिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव, इंडिया का, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं,
फोर्थ है कोऑपरेटिव। अगर बात करें इंडिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव कौन सा है, कोऑपरेशन कौन सा है, तो अमूल। कौन सा है? अमूल, आनंद मिल्क यूनिलीवर लिमिटेड, जो कि गुजरात की ये फर्म है। कोऑपरेटिव में होता क्या है बेसिकली, इसमें देखो अभी मान ले ए, हम डिवाइड करते हैं बी सी डी। भाई कोई भी ये काम करते, जैसे इनका मिल्क प्रोडक्शन, इनका अमूल का काम क्या है? मिल्क प्रोडक्शन। तो इसमें ए कुछ काम कर रहा है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, तीसरा वेंडरिंग का काम कर रहा है, और चौथा जो है वो सेलिंग का काम कर रहा है। भाई इनका जितना कंट्रीब्यूशन है, जैसे मान लो इसका 20% कंट्रीब्यूशन है, इसका 30% कंट्रीब्यूशन है, सी का भी 40% कंट्रीब्यूशन है और डी का 10% है। जो प्रॉफिट भी होगा वो इसी बेस पर डिवाइड हो जाएगा, जो प्रॉफिट होगा वो इसी बेस पर डिवाइड हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव। और क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव, तो अमूल। क्लियर है? नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में हमने पढ़ा था एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे यहां पर? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ बल्कि हैवी रॉ मटेरियल। भाई उसमें रॉ मटेरियल कैसा यूज होता है? ठीक है, फर्स्ट आएगा हैवी इंडस्ट्री। फर्स्ट कैटेगरी इसमें क्या है? हैवी इंडस्ट्री। सेकंड कैटेगरी इसमें क्या है? लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री। अब यहां पर एक चीज देखो आप भी, जो हैवी इंडस्ट्री है इट मींस इसमें जो रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा वो क्या होगा? हैवी होगा। कैसा होगा? हैवी रॉ मटेरियल इसमें यूज किया जाएगा। एग्जांपल अगर इसकी बात करें हम एग्जांपल की, तो एग्जांपल में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? हैवी इंडस्ट्री में। बेसिक लाइट इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें ज्यादातर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री आती है, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, जिसमें अब जैसे कोई भाई इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूटेंसिल आप परचेज करो, इलेक्ट्रिसिटी या कोई और लाइट मटेरियल, इसमें सब किस में आ जाएंगे? लाइट इंडस्ट्री। हैवी की बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम बेसिक इंडस्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक इंडस्ट्री, जो कि हमने डिस्कस किया था क्यों बोला जाता है इसको बेसिक इंडस्ट्री। ठीक है, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। भाई इसमें आपने क्या किया? भी डिफरेंट टाइप से इसको स्टडी किया, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपसे पूछा क्या गया है। ज्यादातर बच्चे कुछ भी पूछा हो वो लिखते हैं एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, लेकिन भाई आपने कैटेगरी को फाइंड आउट करना कि भी किस बेस पे आपसे पूछा गया है। ऑनरशिप के बेस पे पूछा गया है, मटेरियल कैसा यूज हो रहा उसके बेस पे पूछा गया है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। क्लियर है?
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, अब आपको डिफरेंट जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हमने पढ़ा था, इसमें आपको बताया गया है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसकी आपको कंप्लीट रीडिंग करनी है एनसीईआरटी से, भाई इनका कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें आपको बताया गया है फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल, कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ पर लगा था, तो मुंबई में। किस साल लगा था, तो 1854। इस तरीके से अभी हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेटबैक लगा, किसकी वजह से, ब्रिटिशियर्स की वजह से, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन ये बार बार आता है, व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसाइज ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी। सूत कातने में चरखा का उपयोग वो करते थे महात्मा गांधी, क्यों। और व्हाई इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप मिल सेक्टर लूमेज पावर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। अब देखो, गांधी जी स्वदेशी मूवमेंट चलाते थे। स्वदेशी का मतलब क्या है, अभी आपको ब्रिटिशियर्स पर या किसी और फॉरेन गुड्स पर डिपेंड ना रहना पड़े, इसलिए वो किस पर फोकस करते थे, चरखा वो चलाते थे, सेल्फ रिलायंस। अब पावर लूम हमारे लिए क्यों खतरनाक है, देखो अब मॉडर्न टाइम में सभी जगह मशीनों का यूज होता है, लेकिन यहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर हम पावर लूम का यूज करेंगे, उसके हमारे इंडियन इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं, क्योंकि इंडिया इज ए लेबर अबंडेंट कंट्री, यहाँ पर लेबर बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन अगर आप वही पावर लूम जनरेट करोगे तो 100 आदमियों का काम एक मशीन कर सकती है, उससे क्या हो सकता, उसको ऑपरेट 1 या 2 व्यक्ति कर सकता है। तो 98% जो है वो क्या हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडिया में पावर लूम एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और इसलिए गांधी जी किस पर ज्यादा फोकस करते थे, चरखा चलाते थे सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, और कॉटन क्लॉथ को ज्यादा एम्फेसाइज। कॉटन हमारे इधर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, स्पेशली गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में, ठीक है। तो इस तरीके से हर इंडस्ट्री के बारे में इसमें दिखाया गया। मैप में भी कौन सा सेंटर कहाँ पर है, कौन से मिल। अब देखो कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ पर ज्यादा मिलेंगे, जहाँ पर रॉ मटेरियल ज्यादा। कहाँ पर कॉटन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अब जूट टेक्सटाइल, अब ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो जूट इंडस्ट्री है वो ज्यादातर कोलकाता के और हुगली रिवर बेसिन में ज्यादा सिचुएटेड है। इस चैप्टर में हमने इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में पढ़ा था, इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में पढ़ा था, तो उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर हमें देखने को। जूट इंडस्ट्री कहाँ पर है ज्यादातर, हुगली रिवर रीजन में। इसके रीजन आपसे पूछा जाता है, 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आता है। तो रीजन इसमें देखिए, सबसे पहले जो हुगली रिवर बेसिन है वहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, यानी कि जूट का प्रोडक्शन वहां पर होता है, तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है। दूसरा, लेबर इजीली अवेलेबल है। तीसरा, हुगली रिवर से वाटर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। चौथा, मार्केट अवेलेबल है। अब देखो कोलकाता जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहां पर मार्केट अवेलेबल है। और डंपिंग वगैरह के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हुगली रिवर का यूज करते हैं। इसलिए ज्यादातर जो जूट इंडस्ट्री है वो हुगली रिवर्स बेसिन पे लोकेट है।
भाई रॉ मटेरियल इसमें इंपॉर्टेंट है कि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए। जूट प्रोडक्शन आप सब जानते हो बंगाल वाले रीजन में जा, लेबर चीफ लेबर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये रीजन है अगबी जूट इंडस्ट्री कोलकाता और हुगली रिवर बेसिन पे सिचुएटेड है। ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का आपको एग्जांपल दिया गया है। ऐसे ही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है अभी, जिसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसके बाद आप देखो अब भाई एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये सब आपको डिटेल से आपको रीड करने हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसमें आप देखो इंडस्ट्री की वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, नॉइस पोल्यूशन भी होता है, और लेटेस्ट जो आज के दिन हम बात करें तो रेडिएशन का इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो ये देखो एयर पोल्यूशन, बड़ी बड़ी मशीनें ऑपरेट होती हैं, अब वो क्या है, उसमें ज्यादातर कोल यूज किया जाता है, कोयला वगैरह, जिससे स्मोक प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? स्मोक, जो कि किसका कारण बनता है? एयर पोल्यूशन का काम पर, जिससे ग्लोबल अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज होता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। अब ग्लोबल वार्मिंग से होता क्या है, इसमें हार्मफुल गैस जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब इन्वायरमेंट में मौजूद होती है, जिससे ओजोन लेयर में होल क्रिएट होता है। क्या होता है? होल। जिससे क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो कि टेम्परेचर को इंक्रीज करती है और कैंसर का कारण बनती है, वो पास हो जाती है एटमॉस्फेयर में। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखो, जो ओजोन होता है वो इस तरीके से नहीं होता भाई, वो इस तरीके से नहीं होता है। जो ये लेयर है, जैसे मान ले पहले ऐसे लेयर थी, लेकिन अब वो क्या हो जाएगी, वो थिक हो जाएगी, थिन हो जाएगी, थिन, ठीक है। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो पास कर जाएंगे, ठीक है। वाटर पोल्यूशन, भाई आप एक चीज देखो, जो इंडस्ट्री ज्यादातर नदियों के किनारे और वाटर बॉडी के किनारे सब इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, जो वेस्ट वाटर है वो कहां पर डंप किया जाता है? रिवर्स में, जो कि कारण किसका बनता है? वाटर पोल्यूशन का। और हॉट वाटर भी उनमें डाल दिया जाता है, हॉट वाटर, जिससे जो एक्वेटिक लाइफ है वो इफेक्ट होती है। और इसी वाटर पोल्यूशन की वजह से जो हमारा एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एनिमल, तो जैसे डॉल्फिन, वो अंधी हो चुकी है। क्यों? ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, वो साउंड क्रिएट करती, तो नॉइस पोल्यूशन होता है। 3G, 4G, 5G टावर लगे हुए हैं, जो रेडिएशन, जिससे बर्ड्स पर, एनिमल्स पर और ह्यूमन बींग्स पर, सभी पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें? तो सबसे मेन है, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, सबसे मेन है एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाओ।
सबसे मेन है एफोरेस्टेशन, पेड़, क्योंकि ऑक्सीजन हमें मिलेगा। दूसरा, हम इंडस्ट्री में क्या यूज करते थे पहले? कोल, उसकी जगह हम क्या यूज करें? ऑयल। क्या यूज करें? ऑयल। और ऑयल को भी छोड़कर हम क्या कर सकते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका यूज हम कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब हम भाई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके, अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे नॉइस वगैरह और पोल्यूशन क्या हो, कम हो सके, क्योंकि ये आजकल का मेन इशू बन चुका है। अब जैसे एजेंडा 21, हम हर कंट्री का एक अपना एजेंडा 21 हो, जो किसके लिए काम करेगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। ठीक है, और सबसे मेन जो हम वाटर डंप करते हैं रिवर्स में, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। रिवर में गिरने से पहले उसका ट्रीटमेंट, जो हार्मफुल गैसेस वगैरह और एफ्लुएंट्स उसमें मिक्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और हॉट वाटर रिवर्स में नहीं छोड़ना चाहिए, इसकी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है उसको हम कम कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और इस चैप्टर से तकरीबन क्वेश्चन आता है CBSE HBSE एग्जाम में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये चैप्टर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।